और अब खबरें तफसील से। गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ओवैसी पर कुछ शरपसंदों ने हमला कर दिया और कई राउंड फायरिंग की गई। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ असलहे भी जब्त किए गए हैं। हमले की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह के बुज़दिलाना हमले से उनका हौसला पस्त नहीं होगा। मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई और फिर हमारे घर पर अभी कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से हूँ। मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी, पुलिस ने मौके पे पहुँचने पे इसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो, वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। इसको सूचना मिली कि जो ओवैसी जी है उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। और असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले का मामला, यूपी के एडीजी LO प्रशांत कुमार का बयान। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया है, हमें इस मामले में अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही इस मामले में इंकशाफ होगा। सीसीटीवी फुटेज में 2 शख्स हमले में शामिल दिखाई दिए हैं। एक हमलावर सचिन गिरफ्तार हुआ है, दूसरे की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग के मामले के ताल्लुक से। उन्होंने कहा है कि हमें इस मामले में अहम सुराग मिले हैं और इस मामले में मजीद जानकारी, मजीद इंकशाफ तक हम जल्द पहुंच जाएंगे। चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी इस ताल्लुक से हासिल हुआ है और उसमें 2 शख्स हमले में शामिल दिखाई दे रहे हैं, जो फुटेज के हवाले से जो बयान आया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का। हालांकि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है वो शायद 3 या 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया, जो कि उनकी गाड़ी में बुलेट के निशान पाए गए हैं और यहाँ तक कि उनकी गाड़ी का जो टायर था वो भी पंक्चर हुआ है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का इस वक्त बयान आया है प्रशांत कुमार का कि पुलिस को इस मामले में अहम सुराग मिले हैं, एक हमलावर गिरफ्तार किया गया है। ये अभी पुलिस से ये बात सामने आ रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस बारे में जल्द ही पुलिस अहम इंकशाफ करने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया मेडिकल कॉलेज की हिमायत की और जामिया के प्रोग्राम में भी शामिल होने की बात कही। जामिया मिलिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर से मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने मेडिकल कॉलेज शुरू होने की उम्मीद जताई है।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। दरगाह में मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। 6 फरवरी बरोज इतवार को वज़ीर आज़म की जानिब से चादर पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर शरीफ में चादर पेश करेंगे और इस ताल्लुक से एक खास रिपोर्ट देखी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स का बाकायदा आगाज हो गया है। चांद नजर आने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के मजार को पहला गुस्ल दिया गया। दरगाह में मजहबी रसूमात का आगाज हो गया। दरगाह के शाही कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया। हुकूमत की हिदायत के चलते इस बार दरगाह दीवान के सदारत में चंद लोग ही महफिल में शरीक हुए। वज़ीर आज़म की जानिब से 4 रजब बरोज इतवार को अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी चादर पेश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी को चादर सौंपी है। गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तार अब्बास नकवी वज़ीर आज़म की जानिब से चादर ले जा रहे हैं। यकुम रजब से 4 रजब तक रात 11 बजे महफिल समा का इनेकाद होगा। महफिल समा के बाद मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया जाएगा। 5 रजब को महफिल समा और गुस्ल के बाद गुलाब जल का छिड़काव होगा। 6 रजब को महफिल खाने में कुरान ख्वानी का इनेकाद होगा। 11 से 1 बजे तक कुल की महफिल और मज़ार शरीफ पर फातह ख्वानी होगी। वहीं 9 रजब को दरगाह शरीफ का गुलाब जल से गुस्ल दिया जाएगा और केवड़े से धुलाई के बाद बड़े कुल का इनेकाद होगा। बड़े कुल के साथ ही उर्स का इख्तिताम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स कोविड ज़ाब्तों के बीच जारी है। उर्स में शिरकत और आस्ताना आलिया पर चादर पेश करने के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से जहां ज़ायरीन के अजमेर पहुंचने का सिलसिला जारी है, वहीं अक़ीदतमंदों के जरिए सुल्तानुल हिंद के आस्ताना आलिया के लिए अक़ीदतों की चादर भी रवाना की जा रही है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी की जानिब से भी हर साल की तरह इमसाल भी सुल्तानुल हिंद के आस्ताने के लिए चादर रवाना की गई है। नितिन गडकरी की चादर को 4 फरवरी को महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती मोर्चा के साबिक़ सेक्रेटरी मोहसिन जफर वफ्द के साथ लेकर रवाना होंगे और 5 फरवरी को आस्ताने आलिया पर चादर पेश की जाएगी। माननीय केंद्र मंत्री नितिन जी गडकरी साहब की चादर मुबारक अजमेर शरीफ के लिए रवाना होने जा रही है। 4 तारीख को अजमेर शरीफ के लिए चादर मुबारक रवाना होगी और 5 तारीख को अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश की जाएगी। इस उर्स के मौके पर, मुबारक मौके पर, श्री गडकरी साहब ने सभी देशवासियों को अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कहा है और सबको इस उर्स मुबारक की मुबारकबाद दी है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। भोपाल के सरकारी इंदिरा गांधी अस्पताल में बुर्का नशी ख्वातीन के बच्चों को टीका लगाने से इनकार करने पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर को इंतजामिया ने संजीदगी से लेते हुए अस्पताल के नर्स मीना इब्राहिम को शो काज नोटिस जारी करते हुए हटा दिया है। वहीं न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल MLA आरिफ मसूद ने इंदिरा गांधी अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल इंतजामिया के जरिए नर्स के खिलाफ उठाए गए कदम पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। फिर भी हमने भी उनसे रिक्वेस्ट करी, अभी बोला है उनसे कि ऐसा आइंदा दोबारा नहीं होना चाहिए और CMO ने भी बोला है, सुप्रिटेंडेंट ने भी बोला, सभी ने देखा, आइंदा देखेंगे ऐसी कोई बात आएगी नहीं। अगर अब कोई शिकायत आएगी तो ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नर्स पे क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने? नहीं, उन्होंने जब एक बात ये बता दी कि हमने ये नहीं कहा था स्ट्रिक्टली, और उस नर्स को तो वैसे भी उन्होंने दिया है, लेकिन जब डॉक्टर्स का ये कहना कि हमने उसके पास जो स्मेल की वजह थी उसकी वजह से उसको बोला था, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रांगली ना तो कोई गवर्नमेंट का आर्डर है, तो गवर्नमेंट का कोई आर्डर नहीं है। एक पर्सन ने अगर बात कर दी है तो उसको तो वैसे ही अलग कर दिया, तो बाकी आइंदा कभी ऐसा होगा नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट बोला है, और अगर ऐसा होगा तो हम ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो तो नर्स साफ साफ कह रही है कि गवर्नमेंट का आर्डर है अपने बयान में। नहीं, अभी आप लोग सब साथ थे, मेरे सामने डॉक्टर साहब खुद हैं, सुप्रिटेंडेंट भी हैं,
कि कहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, और अगर ऐसा ऑर्डर निकालेंगे तो फिर तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ये गलतफहमी है और एक इन्फेक्शन की वजह से ऐसा एक हादसा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा कभी नहीं। मध्य प्रदेश के बैरसिया के बसई गांव में बड़ी तादाद में हुई गायों की अमवात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शिवराज काबीना के वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस को गाय का गोश्त खाने वालों की तरफदार पार्टी करार दिया है, तो वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने विश्वास सारंग के बयान पर जवाबी हमला करते हुए पूछा है कि बैरसिया में जो सैकड़ों गायों की मौत हुई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करना है। कांग्रेस ने तो बड़ी छाती पीट पीट कर चुनाव में वादा किया था गायों के संरक्षण करने का। यदि गायों का संरक्षण संवर्धन हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और हम कटिबद्ध हैं गौ माता के संरक्षण के लिए। कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस के नेता तो खुलेआम गौ मांस खाने की वकालत करते आए हैं। कांग्रेस का नेता तो हर समय गौ और गाय के खिलाफ रहे हैं। बड़ी देर से बोले विश्वास सारंग जी, हम पे इल्जाम लगाने से पहले खुद का तो अंदर झांक लें। अभी बैरसिया के अंदर 800 गायें दफन की गई हैं और उसके लिए आज तक एनएसए नहीं लगी, मकान नहीं टूटा। पूरा भोपाल शहर देख रहा है चीख चीख के गौ माता के हत्यारे को संरक्षण कौन दे रहा है? न कांग्रेस, न कभी हम, न इस तरह के लोगों को कभी संरक्षण दिया है। और जो इस तरह का गाय के साथ अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन विश्वास सारंग जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी जो 800 गायें उसका जवाब जरूर दे दें, फिर हम पर इल्जाम लगाएं। भोपाल बैरसिया के बसई गांव में बड़ी तादाद में हुई गायों की अमवात को लेकर कांग्रेस ने जहां सड़क पर उतरकर एहतजाज शुरू कर दिया है, वहीं बीजेपी लीडर गौशाला मालिक निर्मला शांडिल्य के बचाव में आ गए हैं। कांग्रेस ने निर्मला शांडिल्य के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे को लेकर जहां भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कलेक्टर के तवज्जुह से गवर्नर को मेमोरेंडम पेश किया और गायों की अमवात पर सीबीआई जांच के मुतालबे के साथ हुकूमत से गायों को लेकर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। वहीं मध्य प्रदेश गौ पालन बोर्ड के नायब सदर स्वामी अखिलेश्वर आनंद गिरी ने गौशाला मालिक का बचाव करते हुए गौशाला के पास पाई गई हड्डियों को नगर निगम के जरिए फेंकना बताया है। अभी मेरे पास लेटेस्ट, आपके साथ गाड़ी में चल रहा हूँ, मेरे पास लेटेस्ट सूचना आई है, वो मैं बता दूं। वो जो भोपाल में कंकाल पाए गए हैं गायों के, ये सब नगर निगम के लोगों ने वहां जाकर के फेंका हुआ था। उस महिला का कोई दोष नहीं है। अब नगर निगम को कहीं ना कहीं तो डिस्पोज करना है, तो उन्होंने उसी गौशाला में ले जाकर के फेंक दिया और वो महिला बदनाम हो रही है। वो कह रही कि मेरे यहाँ भी पशु मरते हैं, मैं भी पशु का बाद में प्रबंधन करती हूँ मृत पशुओं का, पर इतने सारे मेरे यहाँ है ही नहीं। अगर 500 कंकाल मिल रहे हैं तो वो खुद कह रही कि मेरे यहाँ तो 200-250 से ज़्यादा कभी रही रहे। अभी उसके यहाँ जो है 487 गोवंश है और ये नगर निगम वाले ज़बरदस्ती छोड़ के चले जाते हैं और वो भूख और प्यास के कारण मर जाते हैं। गौ माता को चूने का पानी देके, केमिकल देके वहाँ उनकी हत्या की है और हत्या करके हड्डियां चमड़े सब बेच दिए। ये व्यापार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की राज में, जो अपने आप को हिंदू धर्म की पार्टी बताती है। ये केवल बैरसिया या भोपाल में नहीं, भोपाल में भी 9000, पूरे मध्य प्रदेश में 5000 से ज़्यादा गौ हत्याएं हुई हैं। हमारे घरों में आज भी गौ माता को पहली रोटी दी जाती है, उसके बाद घर वाले खाना खाते हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने अपने हलके में मौजूद वक्फ इमलाक की हिफाजत और तरक्की के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। चलिए देखते हैं ये मुहिम है क्या। वक्फ जायदादों, वक्फ के मामलात पर खूब बहस होती है, लेकिन वक्फ की हिफाजत और तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें बहुत कम देखने को मिलती हैं। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने अपने हलके में मौजूद तमाम वक्फ जायदादों के दस्तावेजात को दुरुस्त करने, अपडेट करने और बीबीएमपी में वक्फ इमलाक के खाते बनाने का काम शुरू किया है। इसी कड़ी के तहत पेंशन मोहल्ला मस्जिद की मिल्कियत का खाता तैयार हुआ है।
इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रिजवान अरशद ने कहा कि महानगर पालिका की खाता सर्टिफिकेट के बगैर कोई भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए तमाम वक्फ जायदादों के खाते बनाने के लिए मुहिम की शक्ल में काम किया जा रहा है। जितने औकाफी इदारे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, पिछले 200 साल के इदारे हैं, 300 साल के इदारे हैं, 100 साल 150 साल के, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, खाते नहीं बनाए हैं, अप टू डेट टैक्स नहीं किया गया है, तो ये सारे आगे चलकर किसी भी तरीके का लिटिगेशन को दावत देने का काम होता है। तो हमने पिछले 1 साल से जो काम शुरू किया कि 73 इदारे जो हमारे हैं उनके अंदर कई प्रॉपर्टियाँ, कई 100 प्रॉपर्टियाँ, इन सब के डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन का काम हमने शुरू किया। हमने बेपारिया मस्जिद जो 200 साल पुरानी मस्जिद है उसके 15 प्रॉपर्टीज़ को हमने अपडेटेड डॉक्यूमेंट करवाया है। पेंशन महल्ला मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि यहाँ मौजूद वक्फ मिल्कियत की आमदनी में इजाफे की कोशिश की जा रही है। मस्जिद की तोसी, हॉस्टल की तामीर और दीगर मंसूबे बनाए गए हैं। तो अभी हमने 3-4 माह के अंदर 75,000 रुपये जो है हमने आमदनी का जरिया बनाया है। 75,000 रुपये का आमदनी का जरिया बनाया है और अभी बहुत से लोगों से हमारे ट्रेनिंग से बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। जो फंड से खाने का है हमारा मदरसा का 10 लाख का, वो अधूरा कहीं जाके फंस गया है, वो उनको गुजारिश करके हैं इंशाअल्लाह वो कर देंगे। इसके अलावा उनसे और ये भी गुजारिश करके हैं हमारे MLA रिजवान अरशद साहब से और शुजा एक्स कारपोरेटर से कि जो भी फंड्स आते हैं मसाजिद के लिए हमारे तरफ मेहरबानी से डाइवर्ट करके हमारी मदद कीजिए। MLA रिजवान अरशद की जानिब से शुरू की गई मुहिम के बाद मस्जिद बेपारियाँ, मस्जिद आजम, पेंशन महल्ला मस्जिद, बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद, जमाल शाह दरगाह, चंचल शाह दरगाह, कुलसूम बी ट्रस्ट, अब्दुल कादिर ट्रस्ट की वक्फ इमलाक के खाते BBMP से तैयार हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी की मुद्दत कार पूरी हो गई है। मदरसा बोर्ड को अब तश्कील किया जाना है। MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड से कई लाख मुसलमानों का ताल्लुक जुड़ा है, लेकिन बोर्ड बदनुमानी का अड्डा बना हुआ है और बिहार के तकरीबन 2 करोड़ लोगों के बच्चों का रिश्ता और उनका तालीमी मुस्तकबिल इस इदारे से जुड़ा है। और मैं समझता हूं कि अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का जो दौर रहा वो बोर्ड की तारीख का स्याह बाब है। बदनुमानी, रिश्वत सतानी, असातिज़ा को जलील व ख़ार करना और तमाम तर वसूल व ज़ाब्ते को ताक पर रखकर मनमानेपन का मुजाहरा करना, अक़रबा परस्ती की बहुत ही नापाक मिसाल, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब्दुल कय्यूम अंसारी के मुद्दत को लोग बड़े बुरे दिन के नाम पर याद कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के शोबे क़याम अदल क़िस्त के जानिब से एक लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। शहर के मुख्तलिफ बस्तियों में समाजी खिदमात अंजाम देने वाले मुंतखब अफराद की कानूनी मामलात को लेकर रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम लिया गया। इस प्रोग्राम के जरिए शहर में लीगल टास्क फोर्स के नाम से कमेटियां बनाने का मंसूबा है ताकि कानूनी मामलात में लोगों की बर वक्त सही रहनुमाई की जा सके और लोगों के शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। प्रोग्राम में शुरका की रहनुमाई के लिए एडवोकेट मोहम्मद महिउद्दीन और एडवोकेट मुबशर पठान को बतौर ख़ास मदऊ किया गया। जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से आज लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें शहर भर से मुख्तलिफ महलों से जो सोशल वर्कर से और जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको इसमें इन्वाइट किया गया था। जैसे कि इसमें उसका उन्वान इस बात को डिफाइन करता है कि ये असल में अवेयरनेस का प्रोग्राम था कि बुलंदशहर में हाथरस की तरह दरिंदगी वाला मामला पेश आया है। एक 16 साल लड़की की मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की गई और उसे जान से मार दिया गया और आनन फानन लाश को जला दिया गया। यह इल्ज़ाम है महलूका के घर वालों का। आज प्रियंका गांधी ने महलूका के रिश्तेदारों से मुलाकात की और उनकी दर्द भरी दास्तान सुनी और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन ने जो हुआ है उसको दबाने की कोशिश की है पूरी तरह से। जो मुझे परिवार के सदस्य बता रहे हैं
कि पूरी तरह से उसको दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से हाथरस में अंतिम संस्कार किए गए थे, लगभग उसी तरह से यहाँ पे किया गया है। इन पर दबाव डाला बीच रात में अंतिम संस्कार करने के लिए, और परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। कल रात तक एफआईआर में इन्होंने जो धाराएं लगानी थी वो भी नहीं लगाई। अब मुझे पता चल रहा है, हमारे प्रत्याशी जी कह रहे हैं कि इनको बताया गया है कि कल रात को जब आगे बढ़ते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले दवाखाना तिबिया कॉलेज में मुलाजमीन का इंक्रीमेंट, डीए और एरियर का मुतालबा करने और दवाखाना तिबिया कॉलेज की MIC प्रोफेसर सलमा अहमद का घेराव करने पर 5 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, जिसके खिलाफ आज मुअत्तलशुदा मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन ने दवाखाना तिबिया कॉलेज पर एहतजाज दर्ज कराया। हम लोगों का मुतालबा ये है कि हमारा डीए और इंक्रीमेंट रुका हुआ है 2 साल से। हम बार बार मुतालबात करते चले आ रहे हैं। MIC साहब ने हमें टाइम भी दिया था, हमने बात किया उनसे, और सिर्फ मुतालबात ही, जो हमारा जमहूरी हक है, मुतालबात ही कर रहे थे। और मुतालबात करके सब अलग अलग भी हो गए। मैं नमाज़ पढ़ने भी चला गया, उसके बावजूद हमें सस्पेंड कर दिया गया है। क्या एलिगेशन लगाया गया? एलिगेशन ये लगाया गया कि बदतमीजी हमने किया है, जबकि MIC साहब खुद कह चुके हैं प्रोक्टर साहब से कि हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। खुद कह चुकी हैं, प्रोक्टर साहब से कह चुकी हैं। बस हम लोग एक तो बहाली हो जाए हमारी वापस, प्लस डीए और इंक्रीमेंट, मेन हमारा यही मुतालबात है। हमारी चाहे ज़िंदगी भर बहाली नहीं हो, डीए इंक्रीमेंट बहाल हो जाए। सर हमारे साथ ज्यादती ये हुई है, जो हम मजदूरी करते हैं हमारी मजदूरी नहीं दी गई है, और हमारी मांग थी इंक्रीमेंट की, डीए की, और इसकी हम मांग कर रहे थे, मगर उन्होंने हमारी मांग को मानी नहीं। और हमने जब उनसे अपनी मांग रखी तो उन्होंने पे हम पे इल्ज़ाम आयद कर दिया कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। और हमारे संविधान के अंदर है कि अपना हक को मांगना जो है वो हमारे हक है, तो हम अपने हक को मांग रहे थे, एग्रीमेंट और डीए मांग रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शोबे में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर अपनी खिदमात दे चुके इदरीस मोहम्मद आज AMU के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि उनके रिटायर हुए 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सबकदोशी के बाद मिलने वाले फंड की अदायगी नहीं की गई है। कई बार मुतल्लिका महकमे से लेकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के आला अफसरान तक से कोशिश की गई कि इस मसले का कोई हल निकले, लेकिन आला अफसरान ने मिलने तक का वक्त नहीं दिया। ये नहीं मालूम क्या है, ये मेरा पैसा क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये तो वही जान सकते हैं। जबकि मेरा ऑर्डर हो गया था सितंबर में, अक्टूबर से मैं पैसा मांग रहा हूँ। मेरी शादी बेटी की थी, मैंने कि इनको खत लिखे बराबर, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। टालते रहे कि हम अभी कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं। 20 तारीख को इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 2-4 दिन में कर रहे हैं, नहीं किया। तो 31 तारीख को फिर मैंने इनको लेटर दे करके मैं दोबारा आज यहाँ धरने पर बैठ गया हूँ। अब मेरी मांग यह है कि जो मेरे रिटायरीज पर मिलने वाले जो बेनिफिट्स होते हैं वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, जिससे कि मैं अपना कर्ज अदायगी कर सकूं, जिससे मैंने लिया है। क्या कहते हैं ये लोग जब बात करते हैं? अब बात करते हैं, हाँ साहब कर रहे हैं, पैसा नहीं है। मैंने साहब ये आपका हेडेक है कि औरों को नहीं मिला, तो मैंने औरों से मुझे नहीं मालूम, मुझे अपना मालूम है कि मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तालीमी बजट पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल उठाया गया है। इसी सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि बजट में तालीम को नज़रअंदाज किया गया है। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए SIO के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद ने कहा कि मजमूई बजट का 3% और GDP का 0.4% तालीम को दिया गया है। स्कॉलरशिप स्कीमों में भी कटौती की गई है। देही इलाकों में ऑनलाइन तालीम के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। SIO के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। जब से यूनियन बजट आया है लगातार सवाल उठ रहे हैं, और अब खास तौर पर एजुकेशन को लेकर सवाल SIO की तरफ से आया है। हम चाहते हैं कि जो है एजुकेशन विच इज़ बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ये हो, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन तो हमको एक्शन प्लान में देखना चाहिए, जो कि दिखने को नहीं मिलता। एक्शन प्लान का सबसे बड़ा इंडिकेटर एजुकेशन एंड स्पेंडिंग इन एजुकेशन है, वही उसी को देख लीजिए, पता चल जाता है। अभी जो नया बजट आया, ओवरऑल बजट स्पेंडिंग में सिर्फ 3.1% जो है अलोकेट किया गया है एजुकेशन के लिए, विच इज़ सेम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रोपोज्ड वाला रिवाइज्ड एस्टीमेट देखेंगे तो शायद घटेगा वो और ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि बजट जो है वो 3% के आसपास है, लेकिन पिछले साल जो 93,000 से अब जो है 1 लाख से ज़्यादा करोड़ हो गया है। इन्फ्लेशन भी तो बड़ा है, ओवरऑल स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बड़ी है, तो इसको भी देखना चाहिए। तो असल में तो एक्चुअल डिमांड
हमारा भी दीगर जितने भी एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, हमारा डिमांड ये था कि 6 से 7% ऑफ जीडीपी अलॉट किया जाए, लेकिन आप बजट में देखिएगा तो सिर्फ 0.4% ऑफ जीडीपी अलॉट किया गया है एजुकेशन के लिए, और ये एक्चुअली घटा है। आप 2019-20 वाले बजट में देखिए 0.69% ऑफ जीडीपी अलॉट किया गया था। लेकिन एक बात बताइए, सरकार की तरफ से क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उसके लिए कई चैनल लाने का ऐलान किया गया है, और जो मादरी ज़बान है उसमें पढ़ाने के लिए कहा गया, तो कई चीज़ों का तो अनाउंसमेंट हुआ है। मतलब हमारा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा जो है जुमलाबाजी है। आप 200 चैनल में चला दीजिए। सबसे बुनियादी सवाल है कि इंडिया प्रीडोमिनेंटली रूरल है। रूरल में ऐसे कितने इलाके हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, कितने इलाके हैं जहां आपको कनेक्शन मिलता है, कितने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं। बल्कि आयशे की जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी अभी कुछ महीने पहले, उसके अंदर तो 37% जो है ड्रॉप आउट हुआ है स्कूल एजुकेशन में। उसके अलावा इसी रिपोर्ट में जो एनालिसिस का हिस्सा था उसमें ये कहा गया था एक्चुअली 4 to 5 ईयर का लर्निंग लॉस हुआ है, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक्स और बेसिक लैंग्वेज स्किल्स खास तौर से प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट्स लूज़ किए हैं। इसमें एक तरफ ये गिरावट है। हमारे मुल्क में जो है जितनी गुर्बत है और जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंक्रीज़ करना, चाहे वो डिजिटल हो या इन पर्सन हो। इसके अलावा फोकस करना कि 200 चैनल से हम चला देंगे, इससे होगा क्या? मतलब चैनल देख के थोड़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका सिस्टमैटिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, बढ़ रही है, कोरोना का भी मामला है, तो तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। नहीं, ये हो कहाँ रही हैं? सबसे बड़ा यही ना, ऐशे की रिपोर्ट आप पिछले साल की निकाल के देखिए जो 2021 वाली आई थी, तो उसमें तो एक्चुअली गिरावट आई, 37% ड्रॉप आउट स्कूल इसमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ा रूरल इंडिया के अंदर ये डिस्पैरिटी और ज़्यादा है। और जो मार्जिनल और इस वक्त एक अहम खबर, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आज ओवैसी पर की गई थी फायरिंग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद, चुनावी प्रोग्राम के बाद वो बाहर लौट रहे थे, दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच उनके काफिले पर फायरिंग की गई थी। अब खबर है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि जिसने फायरिंग की है उसे, पुलिस का जैसा कहना है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके एक साथी को भी जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। ये देखिए वो तस्वीर है, ये वो शख्स है जिसने फायरिंग की है और असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग इसी शख्स ने की थी। ये फायरिंग करते हुए और फिर वहां से भागते हुए शख्स की तस्वीर है। दूसरा शख्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जैसा कि पुलिस का दावा है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे शख्स की तलाश जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, काफिले पर फायरिंग हुई थी और कार में 2 गोलियां लगी थी, यहां तक कि टायर भी पंक्चर हुआ था। ये देखिए खुले तौर पर ये शख्स हाथों में पिस्तौल लिए ये गोली चलाता हुआ और फिर वहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर से ये दर्ज हो रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत कहां से आई? क्या ये नहीं पता था? क्या ऐसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, सीसीटीवी लगे होते हैं, वो कैद हो सकता है कैमरे में, वो पकड़ा जा सकता है? अगर ये सब कुछ जानते बूझते और इस तरह, जबकि वहां अभी जो ज़ाब्ते अखलाक है वो नाफिज है, आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, पुलिस काफी सख्त है इस पूरे मामले पर, चुनावी माहौल है, तब भी वहां पर कोई खुलेआम इस तरह से हाथों में पिस्तौल लेकर आता है और असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करता है और वहां से भागता है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आपको वो नजर आ रहा है किस तरह से गाड़ियों पर बुलेट के, यानी जो गोलियां चलाई गई थी उसके निशान मौजूद हैं। गाड़ी के दरवाजों पर 2 निशान, दोनों दरवाजों पर गाड़ी के निशान मौजूद है। और दूसरी तस्वीर वो है जो सीसीटीवी फुटेज रिलीज की गई है, जिसमें ये दिख सकता है साफ तौर से कि 2 लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में 2 लोग नजर आ रहे हैं। एक सफेद रंग की कमीज पहना है, दूसरे ने लाल रंग का वो कमीज या जैकेट या पुलोवर वो पहन रखा है और दोनों के हाथों में पिस्तौल है।
और पुलिस का जहां तक पुलिस का बयान है इस ताल्लुक से, उसमें यह खबर आ रही है कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और गालिबन उसका नाम सचिन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।